हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर 73वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम करवा देंगे, ठीक है। 2 क्लास चलने वाला है। तो आप लोग अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप लोग पूरा कंटेंट देखिए, उसके बाद जो है वीडियो को स्किप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास एवं इतिहास के स्रोत यानी हिस्ट्री एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास इतिहास वह विषय है जिसके माध्यम से मानव के अतीत, उसकी सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास किसे कहते हैं? तो जिसके माध्यम से मानव के अतीत, उसकी सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, समाज और राजनीतिक व्यवस्था समय के साथ कैसे विकसित हुई है। इसको भी बोल सकते हैं। चलिए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपका इति धन आस से हुई है, ठीक है। यानी अर्थ इसका क्या हुआ, तो ऐसा ही हुआ था, इसका अर्थ होता है। अर्थात अतीत में घटी घटनाओं का वास्तविक वर्णन जो है इतिहास कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इतिहास का विभाजन। तो इतिहास को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। और आपका ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उदाहरण के लिए पाषाण काल, ठीक है। बाकी यहाँ पर आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं। इसका उदाहरण जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल में लिखित एवं पठनीय साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे में आपका वैदिक काल आ जाएगा, मौर्य काल आ जाएगा, गुप्त काल आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक एवं आद ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज, इसकी विशेषताएं देखिए। इसका उदाहरण जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी विशेषताएं की बात कर लेते हैं। तो इस काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, ये आप सभी को पता है, अभी हमने ऊपर बताया था। इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है और आपका पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। अब परीक्षा तथ्य की बात कर ले तो भारत के प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मुख्यतः शैल चित्रों, अस्थियों तथा पत्थरों के औजारों से प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसकी विशेषताएं देखिए। इसका उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिपि अभी तक अपठनीय है और सभ्यता विकसित अवस्था में थी। तो इसका उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। क्यों? तो सिंधु सभ्यता की मुहरों पर लेख प्राप्त हुए हैं, परंतु उनकी लिपि आज तक जो है पढ़ी नहीं जा सकती है, ठीक है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है दोनों काल का तुलनात्मक सार, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल देखिए, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं आदि ऐतिहासिक काल में। इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है प्राग ऐतिहासिक काल में, और लिपि अभी तक अपठनीय है आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, और बाकी इसका देखिए सभ्यता विकसित अवस्था में थी। और देखिए इसका उदाहरण जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका उदाहरण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल है। क्यों है? तो अभी हमने ऊपर बताया था, सिंधु घाटी की मुहरों पर लेख प्राप्त हुए हैं, जो लिखे हुए, उनकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल एवं पुरातात्विक स्रोत। तो ऐतिहासिक काल देखिए, इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो लिखित एवं पठनीय साक्ष्य उपलब्ध है, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन संभव है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मध्यकालीन भारत, ये सभी जो है इसके उदाहरण है, ठीक है।
बाकी देखिए इतिहास के स्रोत, तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो वे साधन जिनसे अतीत की जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इतिहास के स्रोत जो है ये आपका कौन कौन से हो जाएंगे, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पहला है पुरातात्विक स्रोत की बात कर लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं। तो इसका अर्थ जो होता है ये आपका पूरा प्लस तत्व होता है। ठीक है, पूरा यानी प्राचीन होता है और तत्व यानी वस्तु या पदार्थ होता है, अर्थात प्राचीन वस्तुओं एवं अवशेषों से प्राप्त साक्ष्य को जो है पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट देखिए, तो वे साधन जिनसे अतीत की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें देखिए पहला है मानव अवशेष, तो उदाहरण इसका अस्थियां है, कंकाल है और दांत है। इनसे जानकारी मिलती है तो मानव की आयु की, स्वास्थ्य की, भोजन की, जीवन शैली की। इसका उदाहरण जो है मेहरगढ़ से मानव अस्थियां प्राप्त हुई है, इसका उदाहरण है पुरातात्विक स्रोत के। पुरातात्विक स्रोत पशु के अवशेष से सिक्के। पशु अवशेष किसका किसका मिला है, तो गाय का, बैल का, घोड़ा का, भेड़ का, बकरी का। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए इसका महत्व क्या है, तो पशुपालन की स्थिति थी, भोजन की आदतें थी और कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, बाकी देखिए अभिलेख, अब अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र अथवा गुफाओं पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। महत्व, अभिलेख इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं क्योंकि इनमें समकालीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रमुख लिपि की बात कर ले तो ब्राह्मी लिपि, इसका क्षेत्र जो था संपूर्ण भारत था, और खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भारत इसका क्षेत्र था, ये भी पूछ लिया जाता है। अभिलेखों के प्रकार की बात कर लेते हैं, तो शिलालेख, पत्थर पर उत्कीर्ण लेख को शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। ताम्रपत्र, तांबे की पट्टियों पर लिखे लेख को ताम्रपत्र कहते हैं। गुहा लेख, गुफाओं की दीवारों पर लिखे लेख को गुहा लेख कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण देखिए, तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी को दिया जाता है। ठीक है, यानी सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का अध्ययन जो है ये आपका किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए, प्रमुख भाषाएं की बात कर ले तो प्राकृत थी, पाली थी और संस्कृत थी। उदाहरण इसका बात कर लेते हैं, तो सम्राट अशोक के अभिलेख, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा। ठीक है, इन्हीं अभिलेखों से अशोक के धर्म तथा मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मुद्राएं एवं मुहर की बात कर लेते हैं अब, तो इसका महत्व है व्यापारिक गतिविधियां, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन। प्रमुख उदाहरण इसका है सिंधु सभ्यता की मुहरें, पशुपति मुहर और एक श्रृंगी मुहर, ये सभी इनके उदाहरण हैं। ठीक है, परीक्षा तथ्य की बात कर ले तो सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध मुहर पशुपति मुहर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए सिक्के, तो सिक्के प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्के में प्रयुक्त धातु है स्वर्ण, रजत, तांबा और सीसा का उपयोग किया जाता था। सिक्के से प्राप्त जानकारी, राजा का नाम, वंश का नाम, उपाधियां, धार्मिक प्रतीक जैसे ओम का चित्र, आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियां थी। महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। निष्कर्ष, गुप्त काल आर्थिक समृद्धि का काल था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, मृद भांड एवं साहित्यिक स्रोत। तो मृद भांड देखिए, मिट्टी से बने बर्तन प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण साधन है। मृद भांड से जानकारी मिलती है जीवन शैली की, तकनीकी विकास की, आर्थिक स्थिति की और सांस्कृतिक स्तर की। विकास का क्रम क्या है, तो कच्चे पात्र, फिर पक्के पात्र बने, फिर चित्रित पात्र बनाए जाने लगे। ओसीपी क्या होता है, तो ऑकर कलर्ड पोट्री, यानी गोरे रंग के पात्र, यानी वाइट कलर के। ठीक है, लाल गहरे रंग के बर्तन होते थे ये। ठीक है, और गंगा यमुना दोआब में इसका उपयोग किया जाता था। PGW क्या है, तो पेंटेड ग्रे
वेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड, जैसे ऐसे होता था। धूसर रंग के काले चित्र होते थे और इसका संबंधित संस्कृति उत्तर वैदिक संस्कृति थी। परीक्षा तथ्य की बात कर लेते हैं तो PGW को प्रायः महाभारत कालीन संस्कृति से जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तीसरा है BRW यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, काले एवं लाल मृदभांड। पात्र एवं अंदरूनी भाग काला, बाहरी भाग लाल होता था। इसका उपयोग ताम्र, पाषाण एवं प्रारंभिक लौह युग में किया जाता था। नेक्स्ट है चौथा NBPW नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड। अत्यधिक चमकदार काला रंग उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले होते थे, ठीक है, जैसे ऐसे। और महाजन पद काल और मौर्य काल से संबंधित ये है। परीक्षा तथ्य की बात कर ले तो NBPW को द्वितीय नगरीकरण, ठीक है, का प्रतीक माना जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी साहित्य। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। यूनानी लेखक तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इसका महत्व, पुस्तक में आपका मौर्यकालीन प्रशासन एवं समाज की जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेन सोंग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इत सिंह, जो कि आपका हर्ष काल के बाद आया था। इन यात्रियों के महत्व बात कर लें तो इन यात्रियों ने भारत की शिक्षा, धर्म, समाज एवं प्रशासन का वर्णन किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला है साहित्यिक स्रोत दूसरा। तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, देसी और विदेशी, ठीक है। देसी साहित्य की बात कर ले तो आपका देसी साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर यानी लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा आएगा तो वैदिक साहित्य आएगा, जैसे चार वेद, ठीक है, ऋग्वेद जो इसका विषय था स्तुतियों, यजुर्वेद यज्ञ विधि से संबंधित था, सामवेद संगीत से संबंधित था और अथर्ववेद जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण महत्वपूर्ण। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध यज्ञ एवं वैदिक से था और शतपथ ब्राह्मण का संबंध कर्म कांडों की व्याख्या से था। अरण्यक, तीसरा है अरण्यक, वनों में रहकर रचित ग्रंथ और कर्म कांड एवं दर्शन के मध्य की कड़ी को हम लोग जो है अरण्यक कहते हैं, जैसे ये, ठीक है। उपनिषद, महत्व इसकी बात कर ले तो आपका भारतीय दर्शन का आधार है। प्रमुख उपनिषद की बात कर ले तो ईश, कट, केन, मुंडक, ये सभी जो है उपनिषद हैं। परीक्षा तथ्य की बात कर लेते हैं तो उपनिषदों की कुल संख्या लगभग 108 मानी जाती है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदांग, 6 वेदांग है, ठीक है, जैसे पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी 6 वेदांग है, ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, पिटक की बात कर ले और विषय इससे संबंधित है कौन कौन सा तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक से संबंधित विषय कौन सा है तो संघ के नियम है। सुत्त पिटक से बुद्ध के उपदेश और अभिधम पिटक से दर्शन। भाषा जो है पाली हुआ करती थी, याद रखिएगा। जैन साहित्य आगम और कल्पसूत्र, आगम जो है आपका ये आगम और कल्पसूत्र की भाषा प्रकृत थी। नेक्स्ट देखिए अगला दिया गया है धर्मोत्तर या फिर लौकिक साहित्य, ठीक है। धर्म से संबंधित न होकर समाज, राजनीति एवं इतिहास से संबंधित साहित्य को लौकिक साहित्य कहते हैं। इसमें आता है ऐतिहासिक साहित्य, ऐसे ग्रंथ जिनमें प्रत्यक्ष रूप से इतिहास का वर्णन मिलता है, जैसे अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है तो कौटिल्य हो जाएंगे। और राजतरंगिणी, इसके लेखक कल्हण हो जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपका मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और विदेश नीति की जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास, भारत का प्राथमिक व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य और इसके उदाहरण, ऐसे साहित्य जो इतिहास लिखने के उद्देश्य से नहीं लिखे गए,
परंतु उनसे ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, उसे अर्ध ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मलविकाग्नि मित्रम, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपका कालिदास हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपका विशाखदत्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक काल का परिचय। तो इतिहास का सबसे प्राचीन काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल के मानव को लेखन का ज्ञान नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव ने उपकरण के लिए सर्वप्रथम पाषाण यानी पत्थर का उपयोग किया, अतः यह काल पाषाण काल कहलाया, स्टोन एज कहलाया। सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य करने का प्रयास 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पुरावशेषों के आधार पर इतिहास का त्रिस्तरीय विभाजन। जे थॉमसन ने इतिहास का त्रिस्तरीय विभाजन किया था। ठीक है, पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण या कांस्य काल, तीसरा हो जाएगा लौह काल। पाषाण काल की बात कर लेते आपका पत्थर, फिर ताम्र पाषाण काल में ये सब आ गया था और लौह पाषाण काल में हथियार आ गए थे। नेक्स्ट है जॉन लुबॉक ने पाषाण काल को उपकरणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव ऐसे ऐसे हो गया, फिर पत्थर नुकीला होता गया। नव पाषाण काल में घर बनाया, फिर खेती किया, फिर घड़ा उड़ा ये सब बनने लगा। महत्वपूर्ण की बात कर लेते आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, पाषाण काल में मानव ने उपकरण के लिए सर्वप्रथम पाषाण यानी पत्थर का उपयोग किया था, याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को पूरा पाषाण काल कहेंगे, और आपका 10,000 BC से 8,000 BC को हम लोग मध्य पाषाण काल, और आपका नव पाषाण काल 8,000 BC से 3,000 ईसा पूर्व को नव पाषाण कहते हैं। ठीक है, BP मतलब क्या होता है? तो बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल। तो पहला पूरा पाषाण काल देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अधिकांश समय हिम युग में व्यतीत हुआ। इस काल में मानव बर्बर असभ्य एवं प्रकृति पर निर्भर थे। इनके जीवन शिकार पर निर्भर था। ठीक है, ये पेड़ की खोखली गुफाओं में रहते थे। इस काल के मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के उपकरणों को पेबुल कहा जाता था। ठीक है, पेबुल छोटे छोटे पत्थर को कहते थे, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है। पेबुल संस्कृति, सोहन घाटी से पेबुल संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। चॉपिंग या फिर चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य भी मिले हैं, इसे चॉपर या फिर चॉपिंग संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में मद्रास में बड़े एवं अति तीक्ष्ण हस्त कुठार हैंड एक्स प्राप्त हुए हैं। इनके निर्माण विधि को असूलियन के नाम से जाना जाता है, अतः इसे हैंड एक्स संस्कृति या फिर असूलियन संस्कृति या फिर मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। तो लगभग 1.5 लाख वर्ष हो गए हैं। ठीक है, तो 1956 में HD सांकलिया ने प्रवरा नदी के किनारे मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष खोजे। पाषाण उपकरण पत्थर के फलक निकालकर बनाए गए। इनका आकार पहले की तुलना में छोटा हो गया एवं अधिक तीक्ष्ण हो गया। इसी वजह से इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति के साक्ष्य जैसे नेवासा महाराष्ट्र, चकिया उत्तर प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, ठीक है, और बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, जीवन। शिकारी बर्बर असभ्य प्रकृति पर निर्भर था। आश्रय स्थल मांद या फिर गुफाओं में मानव रहता था। फलक, पत्थरों के फलक निकालकर उपकरण बनाए गए। ठीक है, यानी ऊपर का खोल। चलिए आगे देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल और शैलाश्रय। उच्च पूरा पाषाण काल 30,000 से 10,000 BC। पाषाण उपकरण और छोटे आकार का बनाए जाने लगे।
इनके छोटे आकार के पत्थरों को धारदार औजार की संज्ञा दी गई। मानव अभी भी शिकार करता रहा, जीवन अभी भी स्थायी नहीं था, परंतु इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की जानकारी रखना था। इस समय के मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करना शुरू किया और विभिन्न मौसमों में परिवर्तन होने पर रुकने के लिए जगह जगह आश्रय लेना प्रारंभ किया। इसी प्रकार मानव अब गुफाओं के साथ साथ शैलाश्रयों का प्रयोग करने लगा। इन शैलाश्रयों में विभिन्न प्रकार के चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। महत्वपूर्ण, इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की जानकारी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शैलाश्रय का उदाहरण, जैसे भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश में है, जोगी मारा गुफा सुरगुजा छत्तीसगढ़ में है, बेलन घाटी प्रयागराज मिर्जापुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है और इनाम गांव पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल। ताप में परिवर्तन। उच्च पुरापाषाण काल के दौरान ताप में परिवर्तन हुआ। इस समय के मानव ने चमकदार पत्थर का प्रयोग किया। आधुनिक मानव का प्रशासनिक स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप प्राप्त हुआ। ठीक है, इस समय के मानव ने बेधनी, चाकू, ब्यूरीन, स्क्रैपर इत्यादि पाषाण उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया। इसके अलावा इस समय मानव ने अस्थि निर्मित औजार का प्रयोग किया। ध्यान दें, उच्च पुरापाषाण काल मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभी भी मानव जो है शिकार एवं खाद्य संग्राहक था। आगे देखिए, उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल बेलन घाटी एवं सोहन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका जोगीदह मध्य प्रदेश में है, रामपुर ठीक है मध्य प्रदेश में, सिंहभूम झारखंड में, इनाम गांव डेक्कन महाराष्ट्र में, कुर्नूल रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश में और सोरपुर कर्नाटक में। पाषाण एवं अस्थि उपकरण। पाषाण उपकरण की बात कर ले तो बेधनी, चाकू, ब्यूरीन, स्क्रैपर इत्यादि का प्रयोग करता था और अस्थि उपकरण में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इन उपकरणों के प्रयोग से मानव का जीवन अधिक उन्नत हुआ। नेक्स्ट है मानव का जीवन। अभी भी मानव शिकार एवं खाद्य संग्राहक था। महत्वपूर्ण की बात कर ले तो इस काल में जलवायु परिवर्तन, उन्नत उपकरणों का निर्माण एवं मानव के विकास ने आगे की सभ्यताओं के लिए आधार तैयार किया। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक ये एज 10,000 BC से आपका 8,000 BC लगभग। मेसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में होडर एम वेस्ट्रॉप ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इस समय के मानव ने लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया। हालांकि इसके उपकरण भी बेधक, छेदनी, ब्यूरीन आदि ही थे, परंतु ये पहले की तुलना में अधिक सूक्ष्म थे। लघु पाषाण उपकरण जैसे बेधक, छेदनी और आपका ब्यूरीन पूरा नुकीला हो गया। चलिए आगे देखिए, मध्य पाषाण काल के मानवों ने उपकरणों में ज्यामितीय आकार देना शुरू किया, अतः इनके कुछ उपकरण त्रिभुजाकार एवं चतुर्भुजाकार हुआ करते थे, जैसे ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर इसी काल से प्राप्त हुए, जैसे ये वाला देखिए ऐसे। आगे देखिए, इस काल के प्रमुख स्थल बागोर राजस्थान, लंघनाज गुजरात और विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। इस काल का एक महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान भी माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषता लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग और उपकरणों की ज्यामितीय आकार का विकास करना था। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इस काल में ताप में परिवर्तन आया और जलवायु शुष्क हो गई, जिसके कारण नदियों का बहाव तीव्र हुआ और उनका विस्तार हुआ। ठीक है, धरती पर पर्याप्त नदियां प्रकट हुई। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबॉक ने किया था। ठीक है, इस समय के मानव ने कुल्हाड़ियों का प्रयोग बहुत मात्रा में किया एवं हंसुआ, हथौड़ा, बसूला आदि उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया। मानव ने कृषि कार्य आरंभ किया
तथा पशुपालन भी आरंभ किया। मानव द्वारा उगाई गई प्रारंभिक फसलों में जौ, ठीक है, प्रमुख थी। बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। मानव द्वारा पाला गया पहला कुत्ता जो था ये आपका पहला पशु जो था वो आपका कुत्ता था। मानव के उपकरण अब पहले से अधिक चिकने और चमकदार हो गए, अतः कुल मिलाकर मानव अब खाद्य संग्राहक, खाद्य उत्पादक बन गया। मिट्टी के पात्रों का निर्माण होना शुरू हो गया। मानव का जीवन अब पहले की तुलना में अस्थायी होने लगा एवं मानव समुदाय बनाकर रहने लगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के केंद्रों में से एक है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक मानव ने कृषि में खाद्यान्नों की खेती की, जिसमें जौ के उदाहरण प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त गेहूं एवं कपास की भी खेती हो गई। मेहरगढ़ से प्राचीनतम नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव ने कृषि के अलावा पशुपालन भी किया, जिसमें उसने कुत्ता, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि का पालन किया। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, नियोलिथिक शब्द का प्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, उपकरण एवं आरंभिक खेती जैसे कुल्हाड़ी, हंसुआ, हथौड़ा, बसुला आदि का प्रयोग होने लगा। प्रारंभिक फसल जौ थी। पहला पाला गया पशु कुत्ता था और पालन किए गए अन्य पशु कुत्ता, बैल, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि थे। प्रमुख तत्व की बात कर ले कि आपका मानव अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक भी बन गया। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख स्थल बुर्जहोम, गुप्त कराल, कश्मीर, यहाँ से गर्तावास प्राप्त हुए हैं। चिरांद, बिहार, यहाँ से अस्थि निर्मित उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंह एवं अस्थियों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, अन्य स्थल मयूरभंज उड़ीसा, असम, मेघालय, ठीक है, बागोर बालाथल राजस्थान, विंध्य क्षेत्र प्रयागराज, मिर्जापुर, कोल्डीहवा, मेहरगढ़, यहाँ से धान एवं चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज, धातु युग का प्रारंभ इसको बोलते हैं। इस संस्कृति का उद्भव नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। ताम्रपाषाण काल में धातुओं के ज्ञान के कारण सभ्यता का नगरीय रूप से विकास होने लगा, अर्थात पूर्व की ग्रामीण संस्कृति ने ताम्र एवं कांस्य युग में नगरीय पृष्ठभूमि तैयार की। इस सभ्यता में अलग अलग जगहों से प्राप्त मृदभांड के आधार पर अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ। प्रमुख धातुएं ताम्र, कॉपर एवं कांस्य, ब्रॉन्ज। धातु के ज्ञान ने सभ्यता को ग्रामीण से नगरीय रूप में अग्रसर किया। उदाहरण आहड़ बनास संस्कृति राजस्थान। आहड़ बनास संस्कृति ताम्र उपकरणों, यहाँ से ताम्र उपकरणें प्राप्त हुई, अतः इसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। यहाँ से धातु गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। नर्मदा नदी की घाटी में कायथा, एरन, ठीक है, नगदा, नवादा टोली संस्कृति प्राप्त हुई है, जिनमें कायथा ऐसे होता था में एक मटके में 40,000 से अधिक मनके यानी मोती प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार दक्षिण में जारवे एवं नेवास संस्कृति के उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद अवस्थित है। नेवास से पटसन के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में संगनकल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी इत्यादि भी प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, परंतु ये स्थल मुख्यतः चारवाह संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पर गाय भैंस चरते थे। पूर्वी भारत में बिहार के चिरांद, सोनपुर, सेनुआर, ताराडीह इत्यादि प्रमुख स्थल हैं, जबकि पश्चिमी बंगाल में मेथिदल और पांडु यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य गंगा घाटी में प्रयागराज, झूसी और आपका इमलीडीह प्रमुख स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सार, ताम्रपाषाण काल धातु युग का प्रारंभ है। धातु ज्ञान ताम्र एवं कांस्य ने सभ्यता को ग्रामीण से नगरीय रूप में अग्रसर किया।
और विविध संस्कृतियों का विकास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, राजस्थान, नर्मदा घाटी, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत एवं मध्य गंगा घाटी। ठीक है, तो आपका तीनों जो है वो समाप्त हो गया। जैसे आपका कौन कौन सा, तो प्राग ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग जो है आपका जैसे पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये तीनों समाप्त हो गए। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि आप इतिहास के इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जहाँ से इतिहास की उत्पत्ति हुई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार पुलिस में घबराइए नहीं, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है मध्य निषेध में तो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इस नोट्स को आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी हम मॉडर्न हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का करवा देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।